नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री की जर्नी देखते हैं। हिस्ट्री का ये सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, जैसा कि इससे सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो हम आधुनिक भारत को शुरू करते हैं। पहले तो 5 भागों में हम इसे डिवाइड करते हैं। पहला भाग है यूरोपियों का आना, दूसरा है 1857 की क्रांति, तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत और कांग्रेस की स्थापना, चौथा है गांधी युग और पाँचवा है स्वतंत्रता की ओर और बंटवारे की ओर। अब इन भागों को हम छोटे छोटे भागों में पहले डिवाइड करेंगे और एक एक करके वन लाइनर के माध्यम से हम पूरे टॉपिक को रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम इनमें देखेंगे 1857 की क्रांति, इसके बाद हम देखेंगे जो आंदोलन हुए, इसके बाद सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्थान कौन कौन से थे, कांग्रेस का गठन, बंगाल का विभाजन, मुस्लिम लीग का गठन, होम रूल लीग आंदोलन, गांधी जी एवं उनके आंदोलन, गांधी जी का युग, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार, और इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो हम इसे वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आपके लाइक के साथ वीडियो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक होगा हमारा 1857 की क्रांति। 1857 का विद्रोह। आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 का विद्रोह विशिष्ट स्थान रखता है। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी माना जाता है। इसी विद्रोह से भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ हुआ था। चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण माना गया है। तात्कालिक कारण क्या था? धर्म में हस्तक्षेप करना। चर्बी लगे कारतूसों का जो प्रयोग था, इसी को विद्रोह का तात्कालिक कारण माना गया। 29 मार्च 1857 को मेरठ छावनी में तैनात एक सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार करते हुए अपने ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी, जिसके चलते 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत कर दिल्ली की ओर कूच किया तथा 12 मई को दिल्ली पर कब्जा करके सैनिकों ने निर्वासित मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। जो भी घटनाक्रम है वो हम एक एक करके देखेंगे और पूरे टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो में। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो। शीघ्र ही यह विद्रोह उत्तर एवं मध्य भारत में भी फैल गया। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अब देखते हैं उस समय वह स्थान व केंद्र जहां विद्रोह हुआ, उस समय वहां के विद्रोही नेता कौन थे और अधिकारी कौन थे, ब्रिटिश अधिकारी जिसने विद्रोह का दमन किया। तो जगदीशपुर में नेता कौन थे जिन्होंने नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह। और ब्रिटिश अधिकारी कौन था जिन्होंने विद्रोह का दमन किया? जनरल आयर टेलर। पटना में नेतृत्वकर्ता कुंवर सिंह, ब्रिटिश अधिकारी ब्रिंसेट आयर। कानपुर में नाना साहब ने नेतृत्व किया, वहाँ पे अधिकारी कैंपबेल था। बरेली में खान बहादुर ने नेतृत्व किया, वहाँ ब्रिटिश अधिकारी कैंपबेल था। इलाहाबाद एवं वाराणसी में लियाकत अली के द्वारा नेतृत्व किया गया, वहाँ कर्नल नील थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया और उनका सामना ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन ह्यूरोज से हुआ। लखनऊ में नेतृत्वकर्ता बेगम हजरत महल थी और वहाँ ब्रिटिश अधिकारी कैंपबेल था। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। नाना साहब के नेतृत्व में 5 जून 1857 को कानपुर पर अधिकार किया गया। नाना साहब के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह में पंजाब, बंगाल और दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया, जैसे हैदराबाद एवं मद्रास। बिहार के जगदीशपुर में जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोह के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया तथा भारत ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इस विद्रोह को एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम माना है। बहादुर शाह द्वितीय, जिसने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, बहादुर शाह द्वितीय को 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेजों ने निर्वासित करके रंगून भेज दिया। वहीं पे 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। अब देखते हैं 1857 के विद्रोह के स्वरूप पर विद्वानों का क्या मत था। वी.डी. सावरकर ने इसे क्या माना? सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम। आर.सी. मजूमदार का कहना था सैन्य विद्रोह। सर जेम्स आउटरम ने इसे कहा हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। बेंजामिन डिज़रेली के द्वारा राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया। L.E.R. रीज के द्वारा धार्मिक युद्ध कहा गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब इसके विषय में हम देखते हैं। 16वीं 17वीं सदी में कई यूरोपीय देशों के लोग
भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम पुर्तगाली, अंग्रेज, इसके बाद डच, इसके बाद डेनिश और सबसे अंत में फ्रांसीसी आए। इनमें अंग्रेज जो थे सर्वाधिक सफल रहे। भारत में व्यापार करने सबसे पहले पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में आई। भारत आने वाला 1498 ईस्वी में प्रथम यूरोपीय यात्री था वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाली था। पुर्तगाल के बाद अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत में व्यापार करने आई। इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में, डेनिश कंपनी 1616 में तथा अंत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में भारत में व्यापार करने आई। ये इनके आने का क्रम है। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति जॉन मिल्डन हॉल था, जो वर्ष 1599 में आया था। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 31 दिसंबर 1600 को प्रदान किए गए चार्टर द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज था। ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में वर्ष 1608 में हॉकिंस नामक एक अंग्रेज मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था। अंग्रेज का नाम क्या था? हॉकिंस। और यह आया था किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। वर्ष 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की इजाज़त दी थी। वर्ष 1615 में सर टॉमस रो नामक एक अंग्रेज जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया। 1615 में सर टॉमस। बंगाल में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री या कोठी शाहजहां के काल में 1651 में बंगाल के सूबेदार की आज्ञा से बनाई। पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से 1616 में हुआ, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों को बम्बई जो है दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। ये देखते हैं हम, इसमें जो है गवर्नर है और इनका कार्यकाल है। जो भी इनमें महत्वपूर्ण है उन पे हम चर्चा करेंगे। लॉर्ड क्लाइव, इनका कार्यकाल 1757 से 1760, इसके बाद 1765 से 1767 तक रहा। इनके कार्यकाल में प्रमुख कार्य क्या हुए? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त बंगाल का प्रथम गवर्नर ये थे। भारत में ब्रिटिश शासन का संस्थापक इन्हें माना जाता है। ऐतिहासिक प्लासी का युद्ध तथा बक्सर का युद्ध इनके नेतृत्व में ही लड़ा गया था। वॉरेन हेस्टिंग 1772 से 1785 तक रहे। इनमें बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति हुई। बंगाल का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन किया गया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक इनका कार्यकाल था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इनके कार्यकाल में हुआ। बंगाल में अस्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत इनके कार्यकाल में हुई, लॉर्ड कॉर्नवालिस के। इन्हें भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। शासक के पृथकीकरण का सिद्धांत का जन्मदाता इन्हें ही माना जाता है। कॉर्नवालिस संहिता लागू करने वाले यही हैं। सर जॉन शोर अपनी हस्तक्षेप या तटस्थता नीति के लिए विख्यात हैं। ये 1793 से 1798 तक ये थे। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रथा द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। चतुर्थ आंग्ल मैसूर इनके कार्यकाल में हुआ। इनका कार्यकाल था 1798 से 1805 तक का। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी इनके कार्यकाल में, और कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इनके कार्यकाल में हुई, लॉर्ड वेलेजली के। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो। इनका कार्यकाल 1807 से 1813 तक रहा। महाराजा रणजीत सिंह के साथ प्रसिद्ध अमृतसर की संधि हुई इनके कार्यकाल में। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध दोनों इनके कार्यकाल में हुआ। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 तक, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध इन्हीं के कार्यकाल में हुआ 1824-26 के दौरान। अब देखते हैं भारत के गवर्नर जनरल। 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बेंटिक भारत में सामाजिक सुधारों के लिए विख्यात हैं। सती प्रथा का अंत करने के लिए विख्यात हैं। कन्या शिशु वध पर प्रतिबंध लगाने के लिए, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए। सर चार्ल्स मैटकॉफ 1835-1836 समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाया। इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, सर चार्ल्स मैटकॉफ को। लॉर्ड ऑकलैंड प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान थे। ये शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई इन्होंने। लॉर्ड एलनबरो दास प्रथा का अंत किया इन्होंने। दास प्रथा का अंत वर्ष 1843 में सिंध का ब्रिटिश राज्य में विलय भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। 1842 से 44 तक इनका कार्यकाल था। लॉर्ड हार्डिंग
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्राचीन स्मारकों का संरक्षण इनके कार्यकाल में हुआ 1844 से 1848 के दौरान। लॉर्ड डलहौजी ये मुख्य हैं, 1848 से 1856 तक रहे। इनके कार्यकाल में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी हुआ। PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी हुई। प्रथम रेल लाइन 1853 में भी निर्माण हुआ। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 पारित हुआ। सर चार्ल्स वुड की शिक्षा सुधार नीति, डलहौजी की व्यक्तिगत नीति द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए राज्य जो थे वे थे सतारा, झांसी और नागपुर। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। हिंदू विधवा पुनः विवाह एक्ट पारित करवाया। ये सब थे लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान। लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862। लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल अंतिम था। ये 1858 के ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक्ट के तहत अब ये भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दी गई 1858 में। मद्रास एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई इसके कार्यकाल में। भारतीय दंड संहिता एवं सिविल दंड संहिता इसके कार्यकाल में आई लॉर्ड कैनिंग में। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय उच्च न्यायालय एक्ट 1861, इसके तहत कोलकाता, मद्रास, चेन्नई, बम्बई में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये सब हुआ लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। लॉर्ड एल्गिन, वहाबी आंदोलन का दमन हुआ इनके कार्यकाल में। धर्मशाला में अचानक इनकी मृत्यु हो गई। सर जॉन लॉरेंस 1864 से 1869 में रहे। बड़ी मात्रा में रेलवे एवं नहरों का निर्माण करवाया, संचार व्यवस्था स्थापित की। लॉर्ड मेयो, इनके कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुई थी। कार्यकाल के दौरान ही अंडमान में एक कैदी द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। इनका कार्यकाल 1869 से 1872 का था। लॉर्ड नॉर्थबुक थे 1872 से 76। लॉर्ड लीटन 1876 से 1880 तक। इन्हें प्रसिद्ध वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट प्रतिबंध हेतु तथा भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के कारण इन्हें जाना जाता है। महारानी विक्टोरिया को इसके कार्यकाल में ही कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 वर्नाक्यूलर एक्ट रद्द किया। रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। 1881 में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन ने ही करवाई। स्थानीय स्वशासन की प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने ही करवाई। इसके बाद आते हैं लॉर्ड डफरिन। इनके कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड कर्जन उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गठन। पश्चिम विश्वविद्यालय अधिनियम, रेलवे बोर्ड का गठन, पुलिस सुधार फ्रेजर कमीशन का गठन, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ। दिल्ली में विभाजन रद्द, दिल्ली राजधानी बनी। हार्डिंग के दिल्ली प्रवेश के दौर पे बम फेंका गया। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ भी लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हुआ। 1910 से 1916 के बीच प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इनके कार्यकाल में हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड इनके कार्यकाल में हुआ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इनके कार्यकाल में आया। लॉर्ड रीडिंग, चौरी चौरा कांड इनके कार्यकाल में हुआ। काकोरी ट्रेन डकैती कांड भी इनके कार्यकाल में हुआ। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या भी इनके कार्यकाल में हुई। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 का कार्यकाल था। साइमन कमीशन का भारत आगमन इनके कार्यकाल में। दिल्ली की असेंबली में भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेंका गया इनके कार्यकाल में। गांधी जी के द्वारा ऐतिहासिक दांडी यात्रा का प्रारंभ हुआ। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ। और अंत में गांधी इरविन समझौता भी लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ। लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 1936। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया इनके कार्यकाल में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा ऐतिहासिक सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की गई। गांधी और अंबेडकर में पूना पैक्ट हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी संपन्न हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 भी आया लॉर्ड विलिंगटन में। लॉर्ड लिनलिथगो, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 इनके कार्यकाल के दौरान कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन 1942 प्रारंभ हुआ। लॉर्ड वेवेल, शिमला समझौता, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, अंतरिम सरकार का गठन, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, ये सब इनके कार्यकाल में महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा की। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित। इस एक्ट के तहत भारत के 2 टुकड़े करके इसे भारत पाकिस्तान 2 राज्यों में विभाजित कर दिया गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय बने। 1948 से 1950 तक का इनका कार्यकाल था।
अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, भारत में प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। राजा राम मोहन राय द्वारा वर्ष 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में हिंदू धर्म में सुधार करने तथा एकेश्वरवाद का प्रचार करने के लिए की गई थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। वह पहले ऐसे भारतीय हुए जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त धार्मिक व सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आंदोलन किया। राजा राम मोहन राय द्वारा संवाद कौमुदी तथा मीरात अल अखबार प्रकाशित करके भारत में पत्रकारिता की नींव रखी गई। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, संवाद कौमुदी और मीरात अल। वर्ष 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। वर्ष 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। 1867 में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना आगरा में वर्ष 1861 में तुलसी राम शिव दयाल के द्वारा की गई थी। दयानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई। आर्य समाज द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। वह वेदों में विश्वास रखते थे, इसीलिए आर्य समाज का प्रमुख नारा था, वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद की प्रमुख रचना सत्यार्थ प्रकाश और पाखंड खंडन थी। वर्ष 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में बेलूर कोलकाता में की थी। वर्ष 1893 में विवेकानंद ने शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया 1893 में तथा भारत की प्रतिष्ठा को विश्व मंच पर प्रतिष्ठित किया। अमेरिका जाने से पहले विवेकानंद ने महाराज खेतड़ी के सुझाव पर अपना नाम नरेंद्रनाथ से स्वामी विवेकानंद रखा। महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। महादेव गोविंद रानाडे। वर्ष 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम H.P. ब्लावेट्स्की और हेनरी स्टील अल्कॉट ने अमेरिका में की थी। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, H.P. ब्लावेट्स्की और हेनरी स्टील अल्कॉट। भारत में होम रूल की तर्ज पर होम रूल लीग की स्थापना कब होती है? वर्ष 1916 में। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं होम रूल लीग के बारे में। एनी बेसेंट के द्वारा आयरलैंड में की गई वर्ष 1916 में। महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1932 में छुआछूत के विरोध में हरिजन सेवक संघ स्थापित की गई। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा वर्ष 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की गई। जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान हुआ, ये सब इसमें हम देखते हैं। अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा भारतीय नेताओं के सहयोग से 28 दिसंबर 1885 को बंबई में की गई। कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। वह अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी थे जो इटावा के कलेक्टर भी रह चुके थे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में बंबई में हुआ। इस प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की, W.C. बनर्जी। इस सम्मेलन में लगभग 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पहले इस सम्मेलन में पूना में होना था इसे, परंतु वहाँ प्लेग फैल जाने के कारण ये बंबई में आयोजित किया गया 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इस अधिवेशन के अलावा वर्ष 1893 के तथा 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने ही की थी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व स्थापित जो संस्थाएं हमें देखनी थी, राजनीतिक संस्थाएं, उनके विषय में हम देखते हैं। बंगाल जमींदार सभा, जो लैंडर्स होल्डर्स सोसाइटी बोलते हैं, इसकी स्थापना वर्ष 1838 में द्वारकानाथ टैगोर के प्रयासों से कलकत्ता में हुई। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 28 अक्टूबर 1851 को कलकत्ता में हुई। इसके संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव थे, जो अध्यक्ष थे, और देवेंद्रनाथ टैगोर थे और हरिश्चंद्र मुखर्जी इनमें शामिल थे साथ में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, विदेश में, इस संस्था की स्थापना हुई थी लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1866 में। पूना सार्वजनिक सभा, इस सभा की स्थापना वर्ष 1870 में महादेव गोविंद रानाडे द्वारा पूना में की गई। पूना सार्वजनिक सभा इंपॉर्टेंट है, ये महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी कलकत्ता में 1876 में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन या मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना वर्ष 1885 में हुई बंबई में फिरोज शाह मेहता तथा बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। वर्ष 1897 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। इन्होंने 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। स्वराज्य शब्द का प्रथम बार प्रयोग होता है दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होता है।
इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की। 1907 में सूरत विभाजन होता है, सूरत में कांग्रेस का विभाजन। वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता AC मजूमदार द्वारा की गई। जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है उनके विषय में पॉइंट वाइज हम देख रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट ने वर्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1917 कलकत्ता। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। कौन सी? बेलगांव अधिवेशन की, जो वर्ष 1924 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ब्रिटिश एनी बेसेंट थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। इन्होंने वर्ष 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर के अधिवेशन में, जो पंडित नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, उसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। ये महत्वपूर्ण सवाल है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित किया गया, किस अधिवेशन में? 1929 वाले लाहौर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। अगर यदि पूछते हैं मूल अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव कब पारित हुए, तो ये हुए 1931 में कराची अधिवेशन में। वर्ष 1937 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गांव फैजपुर में संपन्न हुआ। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के साथ मतभेद के कारण अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में। वर्ष 1941 से 1945 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से 1945 के दौरान। वर्ष 1946-47 में कांग्रेस का मेरठ अधिवेशन JB कृपलानी की अध्यक्षता में हुआ। अब हम देखते हैं बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन 1905। बंगाल के विभाजन की सर्वप्रथम आधिकारिक घोषणा 4 जुलाई 1905 को, जबकि 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू हुआ। घोषणा हुई 4 जुलाई 1905 को और लागू होता है 16 अक्टूबर 1905 को। उस दौरान बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ। उस दौरान बंगाल प्रेसिडेंसी में बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश शामिल थे। कर्जन ने प्रशासनिक बहाना बनाकर बंगाल को 2 भागों में विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन लागू होने के दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के रूप में ही स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलनों की उत्पत्ति हुई। जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। बंगाल विरोधी आंदोलन का नेतृत्व लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष द्वारा किया गया। विदेश में सैन फ्रांसिस्को में क्रांतिकारी लाला हरदयाल सिंह ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की। ये महत्वपूर्ण सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1913 में हुई, विदेश में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल सिंह के द्वारा। अब देखते हैं 1916 का कांग्रेस और लीग के बीच जो समझौता होता है, इसके विषय में। इस समझौते को लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह समझौता वर्ष 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच हुआ। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 2 प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं हुई। एक तो 1907 में कांग्रेस का जो 2 गुट में विभाजन हुआ था, वह फिर से एक हो गए। लखनऊ अधिवेशन 1916 की दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि ये थी कि अपने पुराने मतभेद भुलाकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी प्रमुख राजनीतिक मांगें रखी थी एक साथ। नेक्स्ट है महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने के लिए विदेश से यानी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे भारत की तरफ। 9 जनवरी 1915 को आए, जिस दिन हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। इसी दिन 9 जनवरी को वर्ष 2003 से प्रतिवर्ष भारत में प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, जो वर्ष 1917 में हुआ। चंपारण जिले में किसानों ने नील बागान मालिकों के खिलाफ जो संघर्ष किया, उसमें महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह किया, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना वर्ष 1917 में की। गांधी जी ने वर्ष 1919 में यंग इंडिया एवं नवजीवन तथा वर्ष 1933 में हरिजन का प्रकाशन प्रारंभ किया। ये सब प्रकाशन महात्मा गांधी के द्वारा किए गए पत्रिकाएं यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। 24 नवंबर 1919 में गांधी जी खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए। गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के विरोध में अपना असहयोग आंदोलन जो था स्थगित कर दिया वर्ष 1922 में। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहकर संबोधित किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1930 में की गई।
इसके तहत गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ ऐतिहासिक दांडी यात्रा 12 मार्च को शुरू की थी। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से इन्होंने शुरू किया। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ दांडी पहुंचे, जहां उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एकमात्र बेलगांव अधिवेशन जो था वर्ष 1924 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी समाप्त कर दिया गया। समझौते के तहत गांधी जी ने एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरे वाले इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी 27 अगस्त 1931 को बंबई से इंग्लैंड यानी लंदन गए थे। गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से खाली हाथ लौटना पड़ा। 1931 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ द्वितीय, उससे खाली हाथ लौटना पड़ा क्योंकि उन्होंने मुस्लिम एवं दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात मानने से इनकार कर दिया था। गांधी जी के सत्याग्रह शब्द का अर्थ है सत्य की खोज और उसका आग्रह। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा 1922 में जेल में लिखी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। जेल में ही लिखना प्रारंभ कर दिया था इन्होंने। गांधी जी ने यह आत्मकथा अपनी गुजराती में लिखी है। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना था। यह सत्याग्रह वर्ष 1940 से प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी तथा अंबेडकर के बीच 26 दिसंबर 1932 को पूना समझौता या पूना पैक्ट हुआ। महात्मा गांधी अपने जीवन काल में कुल 2338 दिनों तक जेल में रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान गांधी जी ने कहा था कि यह मेरे जीवन का अंतिम संघर्ष होगा और उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। मार्च 1942 में गांधी जी ने दिल्ली में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स से भेंट करके क्रिप्स योजना को अस्वीकार कर दिया। इसके प्रस्तावों को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। 22 फरवरी 1944 को शिवरात्रि के अवसर पर महात्मा गांधी की धर्मपत्नी कस्तूरबा का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना करते जाते समय एक हिंदू राष्ट्रवादी नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोलियों से मार दिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। सन 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में क्रांतिकारी गतिविधियों की देखरेख के लिए एक समिति गठित की गई। इस समिति की सिफारिश पर ही एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 लागू किया गया। इस अधिनियम को संक्षिप्त में रॉलेट एक्ट कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को काला विधेयक यानी ब्लैक एक्ट के रूप में घोषित कर इसका जगह जगह विरोध किया गया। 8 अप्रैल 1919 को कांग्रेस द्वारा एक अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया गया। इस एक्ट के विरोध में गांधी जी ने एक अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। सरकार इस आंदोलन को कुचल देने पर उतारू थी। सरकार की दमनकारी नीतियों तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जैसे लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई। जनरल डायर ने इस सभा स्थल को सशस्त्र सैनिकों के साथ चारों ओर से घेर लिया तथा बिना किसी चेतावनी का अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिससे इस घटना में 1000 से अधिक बच्चे, बूढ़े, युवा, महिलाएं मारे गए। इस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। उल्लेखनीय है कि जालियांवाला बाग को महाराजा रणजीत सिंह के दरबारी पंडित जाला द्वारा एक बगीचे के रूप में विकसित किया गया था, जो उसके नाम से ही जाना जाता है। असहयोग आंदोलन 1921-1922। सितंबर 1920 में कांग्रेस द्वारा एक विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें अंग्रेजों द्वारा मांगों की पूर्ति नहीं किए जाने पर असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव पारित किया गया। बाद में दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में इस आंदोलन को निर्णय को स्वीकृति दी गई। जनवरी 1921 में कांग्रेस द्वारा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। इसमें सरकारी स्कूलों, कॉलेजों तथा विधि न्यायालयों के बहिष्कार की योजना बनाई गई। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक गांव गोरखपुर में 3000 से अधिक किसानों के एक जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई। फलस्वरूप किसानों ने पुलिस पर हमला करके थाने में आग लगा दी। गांधी जी ने हिंसा के कारण जल्द ही 12 फरवरी को बारदोली में हुई कांग्रेस की कार्य समिति में इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी इन्होंने, और आंदोलन को वापस ले लिया। साइमन कमीशन 1928। 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारतीय वैधानिक आयोग यानी इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन की गठन की घोषणा की। इस आयोग या कमीशन में अध्यक्ष के अतिरिक्त 6 सदस्य थे, जिनमें 4 कंजर्वेटिव पार्टी के तथा 2 लेबर पार्टी के, जबकि इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं किया गया था। कांग्रेस सहित लगभग सभी बड़े दलों ने इसका बहिष्कार करने का फैसला किया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। कब आया? 3 फरवरी 1928 को।
इस कमीशन का भारत में लगभग सभी प्रमुख नगरों में हड़तालों एवं जुलूसों के माध्यम से विरोध किया गया। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए। साइमन वापस जाओ। सरकार ने जनता पर उग्र पुलिस कार्रवाइयों का सहारा लिया, जिसके कारण साइमन कमीशन का विरोध करते समय 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय पुलिस की लाठी प्रहारों का शिकार हुए और 1 महीने के अंदर उनका देहांत हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से आगे की तरफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।